मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज अध्यापन का दूसरा दिन है। इसमें आपको हम निबंध बताएंगे। निबंध उपायोजित लेखन का एक हिस्सा है जो पढ़ करके आप इसका अभ्यास करते रहेंगे और पाठों के साथ इनका भी अभ्यासक्रम जारी रहेगा। निबंध के विषय में आप समझ लीजिए, निबंध वह विषय वस्तु नहीं है जो हमने देखा कहीं लिखा हुआ किताबों में और कहीं उसको ऐसे के वैसे लिख दिया। निबंध मतलब आपके अपने विचार। निबंध लेखन आपके अपने विचार हैं। किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप जो देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकों को देखते हैं, अपने सामने घटी घटनाओं को देखते हैं, आप पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो सुनते हैं टीवी के माध्यम से, अपने जो हमारे गार्जियन हैं उनके अपने पराए तमाम जो अनन्य संसाधन हैं सुनने के, उनसे जो हम सुनते हैं और स्वयं जो हम अनुभव करते हैं, उन सारी चीजों के माध्यम से हमारे मन में जो एक विचार उत्पन्न होता है उस विषय वस्तु के बारे में, उस विचार को लिखना निबंध कहलाता है। निबंध, एक उत्तम निबंध कैसे आप लिखेंगे, उसकी क्या विशिष्टताएं हैं, इसको ध्यान दीजिए। उत्तम निबंध, उसकी भाषा सरल सुबोध और छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए। निबंध क्रमबद्ध होना चाहिए। निबंध में किसी विचार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। निबंध में उद्धरण होने चाहिए। उद्धरण क्या है? उद्धरण माने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अंग्रेजी में लिखी हुई उन विद्वानों की सारी बातें जो गद्य पद में हो सकती हैं, किसी के दर्शन हो सकते हैं, किसी के सुविचार हो सकते हैं, तमाम तथ्य जिसका उपयोग हम अपने विचार लिखते समय दृष्टांत के रूप में उनको देते हैं। तो दृष्टांत के रूप में जो लिखा जाता है विद्वान के कथ्य को, उसके दर्शन को, उसे हम उद्धरण कहते हैं। निबंध का उद्धरण एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका लेखन अच्छे निबंध के लिए अनिवार्य है। आइए हम देखते हैं कि जो विशेषताएं हैं, उन वो विशेषताएं किस प्रकार की क्रियात्मकता से आ जाएंगी और एक हम अच्छे निबंध लिख लेंगे। इसके लिए आप काम करेंगे, सबसे पहले जिस विषय वस्तु पर आपको निबंध लिखना होगा उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा अर्थात विषय वस्तु से संबंधित कुछ मुद्दे आप तैयार करेंगे। वह मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें उस विषय वस्तु से संबंधित सारी सार्वभौम चीजें उसमें समाहित हो जाए, वैसे मुद्दे होने चाहिए। आइए वो मुद्दे किस प्रकार के होंगे और कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। रूपरेखा, रूपरेखा में मुद्दे होगा, पहला होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना। दूसरा विषय विस्तार।
अंतिम मुद्दा होगा उपसंहार का। प्रस्तावना और उपसंहार सभी विषय वस्तु के दो मुद्दे परमानेंट रहेंगे। प्रस्तावना क्या है भाई? किसी भी जिस विषय वस्तु पर आपने निबंध लिखने जा रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका वह क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और उस निबंध को आप किस रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वह सारी चीजें प्रस्तावना में लिखी जाती हैं। विषय वस्तु में मुद्दे होते हैं। यहां से आप निबंध प्रारंभ करेंगे लिखना और इसी के अंत में समाप्त कर देंगे। विषय वस्तु में जो आपने अपने विचार लिखे, उस विचार की आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, उसको आप उपसंहार में लिखेंगे, अर्थात निष्कर्ष लिखेंगे संहार में। विषय विस्तार पर हम चर्चा करते हैं, मुद्दों की चर्चा। विषय विस्तार का पहला पॉइंट होता है प्रारंभ। कोई भी विषय वस्तु है, उसका प्रारंभ जहां से होगा, उसकी उत्पत्ति होगी, उसका उद्भव होगा, उसकी शुरुआत होगी, उसका जन्म होगा, वैसा विषय वस्तु के अनुकूल यहां उसका एक मुद्दा प्रारंभ का रहेगा। प्रारंभ के बाद वर्तमान के बीच में जो विकास क्रम है, उसका एक मुद्दा होगा दूसरा, और तीसरा मुद्दा वर्तमान का होगा। विषय की आज क्या स्थिति है, आज हम उस विषय को किस रूप में देख रहे हैं, अपने आसपास वैश्विक परिवेश में, सांसारिक परिवेश में, उसका वर्णन हम, उसका सजीव जीवंत वर्णन हम वर्तमान वाले मुद्दे में कर सकते हैं। चौथा, इस विषय वस्तु का लाभ क्या है आज के परिवेश में, इससे हानि क्या है। हानि लाभ तो रहेगा ही रहेगा, हानि है तो लाभ है, लाभ है तो हानि है। अगर ऐसा विषय वस्तु है जिसमें लाभ हानि के मुद्दे हो ही ना, तो वह वहां महत्व एक मुद्दा आएगा, महत्व, उसका उल्लेख करेंगे। और इसके बाद अंतिम जो नंबर रहेगा उपसंहार का रहेगा। यह रूपरेखा है, प्रस्तावना, प्रारंभ, विकास, वर्तमान, लाभ हानि या महत्व, उपसंहार। अगर रूपरेखा के अनुकूल आपने निबंध की तैयारी किया, उस विषय वस्तु पर अपने विचार लिखे, तो प्रथम जो बताया था मैं, पुनरावृत्ति विचारों की नहीं होगी, क्योंकि यहां मुद्दे दिए हुए हैं, और जब मुद्दे रहेंगे तो विषय से संबंधित एक मुद्दे में, एक मुद्दे में उस विषय की सारी जितनी भी व्याख्या है वो इस मुद्दे में आ जाएगी। तो फिर यहां आएगी तो दूसरे मुद्दे में पहले मुद्दे या दूसरे मुद्दे से संबंधित विवेचन हो ही नहीं सकता, तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, रूपरेखा तैयार होगा। तो दूसरा, क्रमबद्धता होगी निबंध में रूपरेखा के कारण। क्रमबद्धता कैसे होगी? एक बार जब आपने रूपरेखा तैयार कर लिया मुद्दों के सहित, तो मुद्दे तो क्रम से ही रहेंगे और उसी क्रम से आप लेखन कार्य करेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। ऐसी स्थिति में ऊपर का नीचे, बीच का नीचे ऊपर, व्यतिक्रम नहीं होगा, क्रमबद्धता बनी रहेगी आपके निबंध में। नेक्स्ट, आप रूपरेखा अगर तैयार करना सीख गए, अभ्यास कर लिए इसका, तो किसी प्रकार का निबंध होगा, आप उसको समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, आप आराम से अति उत्तम तरीके से अपने विचार उन मुद्दों के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूपरेखा के कारण आपका निबंध अच्छा निबंध हो जाएगा, और कोई भी आपके लेखन की इस पद्धति को देख करके वह आपके निबंध को की सराहना करेगा और पढ़ने को तत्पर होगा कि आपने एक निबंध की पद्धति के अनुकूल आपने अपने विचारों को निबंध के रूप में प्रस्तुत किया। तो यह प्रक्रियाएं हैं, इसमें उद्धरण भी आवश्यक है, जैसा मैं पहले ही उसको बता चुका हूं।
तो इन नियमों को अगर आपने ध्यान दिया, इसका अभ्यास किया, तो एक अच्छा निबंध, त्रुटिहीन निबंध और आसानी से अभ्यास करके आप लिख सकते हैं। अब मैं आगे आपको निबंध के जो प्रकार हैं, लेखन के प्रकार, उनको हम आपको बता रहे हैं। निबंध हमारे यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड ने 5 विषय निश्चित किया है पढ़ने के लिए, जिसमें 3 प्रकार के निबंध आते हैं, उसमें एक ही करना होता है। यह कौन से है 5? पहला आत्मकथनात्मक निबंध। इस आत्मकथनात्मक निबंध में किसी वस्तु की हम आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा स्वयं ही हम वस्तु बन जाते हैं और लिखते हैं। वैचारिक निबंध, किसी भी गंभीर मुद्दे पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, तथ्यों के आधार पर और देखने के आधार पर, तर्क के आधार पर, उसकी व्यवस्था के अनुकूल। वर्णनात्मक निबंध, नेक्स्ट, वर्णनात्मक निबंध में हम जैसा करते हैं, जैसा देखते हैं, उसी के अनुरूप हम निबंध लिखते हैं। जैसे शैक्षिक पर्यटन का वर्णन करना है, तो विद्यालय के पर्यटन में अगर हमने भाग लिया और हम गए हैं, तो प्रारंभ से और जा करके आने तक जिन प्रक्रियाओं से हम गुजरे हैं, जैसे तैयार हुए हैं, गए हैं, वहाँ एंजॉय किए हैं, फिर आए हैं, घर तक पहुँचे हैं, इन सारी चीज़ों का जीवंत वर्णन कर देना ही वर्णनात्मक निबंध है। उससे सुंदर और कोई निबंध नहीं हो सकता। नेक्स्ट, चरित्रात्मक निबंध, किसी भी प्रिय नेता, लेखक, कवि के चरित्र का वर्णन करना चरित्रात्मक निबंध में आता है। कल्पनात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध में कल्पना करना पड़ता है। यदि मैं शिक्षक होता तो शिक्षक के कैसे होने चाहिए, उसकी विशिष्टताएं क्या हैं, क्या उसमें परेशानियां हैं, संपूर्ण शिक्षक व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका हम निर्वहन कैसे करें तो अच्छा से अच्छा समाज की रचना हो सकती है, अच्छा से अच्छा विद्यार्थियों को हम पढ़ा सकते हैं। इन सारी विचारधाराओं की हमें कल्पना करनी पड़ती है, उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पक्ष विपक्ष का, और उसको हम क्रमबद्ध निबंध के नियमों के अनुकूल हम वर्णन करते हैं। ये कल्पना प्रधान निबंध है। लेखन के प्रकार के विषय में अगले चरण में हम बताएंगे। आज समझे होंगे, ऐसा अभ्यास कीजिए, निश्चित ही अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो होगा। धन्यवाद।